अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग एन एब्सोल्युटली लवली डे। आपका रोज़ा अच्छा चल रहा हो, बिगिनिंग ऑफ द वीक एंड स्टफ, सो थिंग्स शुड गो वेल। आज का जो हमारा शो है इट्स रियली पर्टिनेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स। आई एम श्योर कि अगर आप खुद नहीं तो बट आप जानते होंगे किसी ना किसी को। पीपल हैव अ लॉट ऑफ मेडिकल कंडीशंस दीज डेज। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एसिडिटी है, जिसकी वजह से रोज़ा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आज हम बात करेंगे कि हमारे पास वील हैव सम एक्सपर्ट्स वील बी टॉकिंग टू कि किस तरह इस तरह के लोग रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और अगर रख रहे हैं तो क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट दैट्स लेटर ऑन इन द शो। आज का सवाल जो है मैं जल्दी से पहले वो पूछना चाहती हूँ ताकि आप लोग जीत सकें डॉलमेन मॉल की जानिब से, वॉकीज़ की जानिब से और स्वेस्टर्न वॉचेस की जानिब से ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर। और बहुत आसान सवाल है, इसे ज़रूर कॉल करके मुझे जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम क्या था? आई थिंक एवरी वन नोज़ दिस। बच्चे को इस सवाल का जवाब आता है। कॉल करके मुझे जवाब बताइए। और इसी के साथ हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं तो उनकी जानिब चलते हैं। पहली जो टॉप स्टोरी है इसको पढ़ के मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, बट बाकी के पाकिस्तान के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। मेट ऑफिस ने बेसिकली पेशन गोई दी है कि पूरा मुल्क जो है उसके अंदर मंडे से लेके आज से लेके थर्सडे तक बेसिकली रेंज जो हैं वो फोरकास्टेड हैं, गस्टी हवाएं चलेंगी। मेट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि ये इन्फ्लुएंस जो है वेदर रेन विंड सिस्टम का, ये चागी, नोशकी, क्वेटा, चमन, पिशन, किला अब्दुल्ला, लोरालाई, मस्तुंग, जोब, ज़ियारत, कलात, सिब्बी, नसीराबाद, बारखान में होगा। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन, मियांवाली, खुशाब, भक्कर, सरगोदा, लिया, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, शेखुपुरा, लाहौर, हाफिज़ाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात। ऑल्सो गिलगित बल्तिस्तान में भी दायमीर, गिलगित, गिज़र, अस्तोर और स्कर्दू के अंदर भी इम्कानात हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे डस्ट स्टॉर्म्स भी होंगे, कहीं कहीं पे थंडर स्टॉर्म्स होंगे, कहीं कहीं पे सीवियर रेंज होंगी। बट व्हाट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू नो इज़ कि टेम्परेचर्स गिरेंगे 3 से 5 डिग्री के दरमियान इस फोकास्ट पीरियड के अंदर। और पोटेंशियल है गिलगित बल्तिस्तान टाइप के रीजन्स के अंदर कि वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। सो दैट्स समथिंग समथिंग टू वॉच। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि बेसिकली इमरान अब्बास जो हैं एक एक्टर हैं और उन्होंने स्काई डाइविंग करी है दुबई में। उसकी वीडियो मिलके देखते हैं। और ये थी इमरान अब्बास की स्काई डाइव करते हुए वीडियो फ्रॉम दुबई। यू कैन सी ही इज़ हैविंग अ ग्रेट टाइम। बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और बहुत वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। इमरान अब्बास जो हैं उन्होंने बहुत सारे फेमस सीरियल्स किए हैं एंड आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू कंटिन्यू टू डू ग्रेट वर्क। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, और वो है एक थोड़ी सी स्ट्रेंज खबर। बेसिकली यूटिलिटी स्टोर्स जो कि गवर्नमेंट कि सब्सिडाइज़ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर चीनी जो है उसके ऊपर एक थोड़ा सा सिचुएशन चल रही है। चीनी रुपीज़ 94 किलो बिक रही है और ओपन मार्केट के अंदर 90 रुपये का रेट है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन ने बोला है कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ी। तो यूटिलिटी स्टोर्स में क्यों महंगी मिल रही है, इसके ऊपर एक अब एक इंक्वायरी जो है वो खोल दी गई है। और पता कुछ इस तरह चला है कि बेसिकली टेंडर खुला था और यूटिलिटी स्टोर्स ने ख़रीदी थी चीनी 81.99 रुपीज़ पर किलो 27 मार्च को और 4 अप्रैल को। और फरवरी के अंदर मार्केट प्राइस जो थी वो थोड़ी क्रैश करी थी और उस टाइम के दौरान उन्होंने ये टेंडर्स खोले थे।
शुगर मैनेजर जो हैं खुर्शीद अब्बास, उन्होंने कहा ये टेंडर डिले हो गया था बिकॉज ऑफ पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वजह से। बट ऑफ कोर्स यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो चीनी है वो 85 रुपीज़ पर किलो पे बिकने का एक फ़ाइनल डिसीजन था। और अगर नहीं बिक रही है तो जिन जिन स्टोर्स पे नहीं बिक रही है वहाँ पर एक इंक्वायरी खोल दी गई है और ये लोग जानना चाह रहे हैं और काफ़ी सीवियर किस्म की पनिशमेंट्स होंगी। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। एक वीडियो वायरल हुई है इमरान खान की, पुरानी वीडियो है जहाँ पर वो बन्नी गाला में अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सुलेमान ईसा खान और कासिम खान उनके बन्नी गाला के घर पर उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। इट वाज़ अ हार्ट वार्मिंग वीडियो जिसके ऊपर अगेन ये सोशल मीडिया पे इट्स बीन मेकिंग राउंड्स और बहुत वायरल हुई। और जमाइमा खान ने भी बेसिकली इसके ऊपर कमेंट किया और बोला कि जमाइमा गोल्डस्मिथ, सॉरी माय बैड, जो एक्स वाइफ है इमरान खान की, उन्होंने भी कमेंट किया कि एक बहुत अच्छा मोमेंट था। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे जो हैं वो जो बड़े बेटे हैं वो 12 साल के हैं और उन्होंने फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है। ये बेसिकली यूथ टूर्नामेंट एक हो रहा है जहाँ पे EF गिरोन सबातीन और उनकी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर 12 खेल रही थी और 5-0 से इनकी टीम ने मैच जीता और इन्होंने भी इसके अंदर रन स्कोर किया, गोल स्कोर किया। गोल स्कोर करते साथ ही हिज सेलिब्रेशन वाज रियली इंटरेस्टिंग। और ये थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे जिनके बारे में उन्होंने ख़ुद भी ये बोला है कि ही सीम्स टू बी अ रियली ही इज़ गॉट द मेकिंग्स ऑफ अ गुड फुटबॉलर। बट जो अभी तक उनके वो चीज़ें हैं वो अपने बेटे को हर वक्त सिखाते हैं कि दिस इज़ नॉट इनफ। इनफैक्ट अच्छा फुटबॉलर, एक ग्रेट फुटबॉलर बनने के लिए उनको बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि गुफ्तगू होगी इस बारे में कि अगर मेडिकल कंडीशन है तो किस तरह रोज़ा रखा जाना चाहिए और उसके अलावा हमें कौन कौन सी स्क्रीनिंग्स करानी चाहिए। ये भी एक बहुत रेलेवेंट किस्म की बात है। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ ताकि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें उनसे लेनी है मिल सके। चलते हैं अपने सेगमेंट जान है तो जहान है की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला, CEO हैं डॉक्टर ईसा लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाज़गा अली, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्लीन ईट्स बाय बाज़गा का इंस्टाग्राम पेज रन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? परफेक्ट, बेटर बीइंग इन योर प्रोग्राम। ज़बरदस्त। सबसे पहले डॉक्टर ईसा, आई विल स्टार्ट विद यू। हम लोग बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस हैं एंड आई एम श्योर एट योर डायग्नोस्टिक सेंटर आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फर्स्ट इज़ डायग्नोसिस, फर्स्ट स्टेप। तो हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होती है और कब करानी चाहिए और किन लोगों को करानी चाहिए? देखिए, अभी बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास जो पैराडाइम पाकिस्तान में यही होता है कि किस डॉक्टर के पास बीमार होने के बाद जाना है और जब बहुत देर हो जाती है। एक तो वैसे ही हम हेल्थ को और एजुकेशन हमारी लीस्ट प्रायोरिटीज़ हैं। ये आपका इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जो है ना, जो पूरी दुनिया जो है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे मूव कर रही है। और प्रिवेंशन का मतलब ये है कि बीमारी हो ही नहीं या शुरू में ही पकड़ी जा सके कि उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको मैनेज किया जा सके तबीयत ख़राब होने से पहले। और उसके लिए स्क्रीनिंग्स का पार्ट आ जाता है। तो स्क्रीनिंग्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसको बीमार होने से पहले, जब कोई तकालीफ नहीं है, तब आप कराई जाती हैं। वो फिज़िकल चेकअप्स भी हो सकते हैं डॉक्टर्स के साथ और वो ब्लड टेस्ट और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो स्क्रीनिंग्स जो हैं वो बेसिकली 3-4 किस्म से डिवाइड की जा सकती हैं। ठीक है। एक तो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर लेडीज़ से अगर हम बात करते हैं तो लेडीज़ के लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीनिंग है, ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी कॉमन इन लेडीज़ और उसका जो है वो कहा जाता है कि मेमोग्राम्स होने चाहिए 40 ईयर्स के बाद। और अगर ख़ास तौर पे कोई फैमिली में किसी को हिस्ट्री रही है तो ज़्यादा होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी एवरी ईयर। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। विद टाइम्स के प्रिवेंशन की तरफ मूव किया जाए, चीज़ों को छोटे में ही पकड़ लिया जाए।
अगर हम इन जनरल बात करते हैं बोथ मेन एंड लेडीज़ की, तो ज़ाहिर है हमें पता है कि पहले जो है लिपिड प्रोफाइल होता है, खून में चिकनाई देखी जाती है। इंसान देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, इफ़ यू सी मी, तो आपको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है इस वक्त, यू नो, तो वो ब्लड टेस्ट से ही पता चल सकता है। और वो जैसे शुगर की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है, मुझे तो लग रहा है कि जी शुगर की बीमारी एंड ब्लड प्रेशर आर लाइक एपिडेमिक्स, लाइक दे आर लाइक कोविड जिस तरह फैला उससे ज़्यादा है। एवरीबडी यू आस्क और इन देयर फैमिलीज़ दे हैव आइदर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए जो है शुगर का टेस्ट कराना कि पहले से ही पता चल जाए, और किडनीज़ का टेस्ट है, लिवर का है, तो ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव चेकअप सा हो जाता है कि आपको पूरा पता चल जाता है कि बॉडी में मेरे जितने ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ख़ासतौर पे 50 के बाद तो ये एनुअल कराना ज़रूरी है, अगर आपके अंदर या मेरे अंदर किसी के अंदर भी कोई भी बीमारी उस वक्त नुमायाँ नहीं हुई थी। सही। हम लोगों को किस एज पे, जिस तरह भी इन्होंने मेंशन किया कि अगर डायबिटीज़ है तो किस तरह रोज़ा रख सकते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है तो किस तरह रोज़ा रख सकते हैं, ये सब हम जानेंगे डॉक्टर बाज़गा से, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोज़। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर फरहान ईसा मौजूद हैं और डॉक्टर बाज़गा अली मौजूद हैं और बातचीत इन दोनों से हो रही है अबाउट स्क्रीनिंग। अभी डॉक्टर फरहान ने हमें बताया कि स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक एज ग्रुप बता दें सर। एज ग्रुप डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि इवन स्क्रीनिंग भी करानी हो ना, कोई ना कोई आपके पास एक अच्छा फिजिशियन ज़रूर होना चाहिए जिससे आप कंसल्ट करते रहें। सही है। इसको माइनस नहीं करें। होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि हम ख़ुद से सेल्फ कराते हैं, तो कोई ना कोई कंसल्टेंट होना चाहिए, फिजिशियन, जीपी, जो कि जिससे आप कंसल्ट करते रहते हो। तो ये मैं ज़रूर बताऊंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर गूगल नहीं खेलें। हाँ, डॉक्टर गूगल। अच्छा बाज़गा, अज्यूम करते हैं कि somebody has diabetes और that's one of the very common, जिस तरह अभी डॉक्टर ईसा ने बोला था कि पेंडेमिक की तरह ही बहुत कॉमन एलिमेंट है, तो अगर वो रोज़ा रखना चाहें तो किस तरह रख सकते हैं? देखिए उरूज सबसे पहले प्री रमज़ान असेसमेंट ज़रूरी है। रमज़ान से 1-2 महीना पहले आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, प्रॉपर असेसमेंट आप उनसे करवाएं, ताकि वो आपको जैसे टेस्ट देंगे, दिस इज टेस्ट कॉल्ड HB1AC, ऑब्वियसली मस्ट बी नोइंग, तो दैट टेल्स यू कि आपका डायबिटीज़ जो है पिछले 2-3 महीने में कितना अच्छा कंट्रोल्ड रहा। देन ही इज़ गोइंग टू गिव यू अदर टेस्ट, ही माइट गिव यू लाइक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करेगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, एंड द डॉक्टर इज़ गोइंग टू लेट यू नो वेदर यू आर फिट एंड यू कैन गो अहेड विद फास्टिंग। उसके अलावा ही इज़ गोइंग टू टेल यू कि आप फास्टिंग के दौरान किस तरह और फ्रीक्वेंटली अपनी ब्लड शुगर को टेस्ट करते रहेंगे, एंड इज़ गोइंग टू जो साइंस एंड सिम्टम्स के आपको हाइपो या हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि शुगर लेवल कम होने को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं और ज़्यादा होने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो द डॉक्टर इज़ गोइंग टू गाइड यू कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होने लगे तो यू नीड टू ब्रेक योर फास्ट। उसके अलावा आपको बताएंगे यू कैन टेक अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑन बोर्ड और यू कैन आस्क योर फिजिशियन हु इज़ गोइंग टू गाइड यू कि किस तरह आपको न्यूट्रिशनल किस तरह बैलेंस रखनी है, सो दैट यू गेन मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। आपको रेस्ट का बताएगा, कितने आवर्स आपको स्लीप लेनी चाहिए, योर फिजिकल एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड इफ़ यूर फास्टिंग वाइल बीइंग अ डायबिटिक, बिकॉज आपको हाइपोग्लाइसीमिया शुगर कम होने का रिस्क ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें जब डॉक्टर असेस करेगा आपकी रमज़ान से पहले, then he is going to give you a green signal कि yes you can go ahead and fast, you know. So it is very important that you are not suffering from any complications related to diabetes. जैसे अगर आपको कोई major kidney problems हो, neuropathy हो, आपका vision affected हुआ वो diabetes की वजह से, so that will then it will be difficult for you to fast. अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि डायबिटीज़ का टेस्ट अगर किसी को डायबिटीज़ है डॉक्टर फरहान, तो कितना ऑफन कराना चाहिए? जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि HbA1c का टेस्ट है जिसका नाम है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, वो ना 3 महीने का एक एवरेज बता देता है कि आपके शुगर लेवल्स कितने कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये बेसिकली एवरी 3 मंथ्स कराया जाता है। कभी कभार लोगों को इस टेस्ट का नहीं पता होता, वो खुद से जाते हैं गूगल से पूछ के और वो शुगर का टेस्ट करा लेते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर। तो ये फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर जो है ये वेरी करता रहता है, ये आपको क्लियर पिक्चर नहीं देता।
एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास डायबिटीज़ से पहले एक और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, या प्री डायबिटिक भी कह सकते हैं उनको, ये बॉर्डर लाइन केसेज़ होते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा डायग्नोस करने की इम्पोर्टेंस है, और इसके लिए HbA1c बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये वो लोग होते हैं जिनकी कभी कभार शुगर नॉर्मल्स आ रही होती हैं, फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल होती है, वो समझते हैं हम बिल्कुल ही नॉर्मल हैं, लेकिन HbA1c उनको 3 मंथ्स का एक एवरेज बताता है, जो कि उनको इंडिकेशन देता है कि नहीं भाई ये डायबिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, ये 6 या 6+ जो है वो उनका HbA1c जा रहा है। सो नाउ अच्छा, मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स हैव रियली एडवांस्ड। जैसे आपने कोविड में देखा कि अभी आपको पता है लोगों को बुखार होता है, वो मलेरिया भी हो सकता है विच इज़ अ पैरासाइट, टाइफॉइड भी हो सकता है विच इज़ अ बैक्टीरिया, और कोविड या कोई और जो है डेंगी, देर ऑल वायरसेस। तो यानी 3 पैरासाइट, बैक्टीरियन, वायरसेस हैं, अलामात सबकी एक सी होती हैं। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलाज जो है वो बग़ैर डायग्नोस्टिक्स के हो नहीं सकता, और स्क्रीनिंग कराने से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड है। तो डायबिटीज़ के लिए ये प्रेफरेबल टेस्ट है वो HbA1c है। ठीक है। अच्छा बाज़ जल्दी से हम डायबिटीज़ का आई वांट टू क्लोज द चैप्टर ऑन इट। मुझे ये बताएं कि फास्टिंग के मतलब अगर लेट्स अज्यूम कि डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो सहर पे क्या खाना चाहिए और इफ्तार पे क्या खाना चाहिए, प्रेफरेबल क्या है? देखें उरूज, डायबिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली रिस्क दोनों होता है। एक तो आपकी फास्टिंग आवर्स के दौरान आपकी शुगर लो हो सकती है बिल्कुल, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट फास्टिंग, और आपकी फास्टिंग के बाद अगर आपने सही तरीके से अफ्तारी नहीं की, मतलब आपने रोज़ा तोड़ने के बाद आपने बिल्कुल से बहुत ज़्यादा एकदम से खा लिया, आपने अपनी डोज़ मेडिसिन की मिस कर दी, और आपकी डोज़ ऑलरेडी डॉक्टर ने मोस्ट प्रॉब्ली कम ही की हुई होगी बिकॉज यू फास्टिंग, तो इन सब चीज़ों को मिला के आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ऊपर जा सकता है जब आप रोज़ा तोड़ते हैं। तो दोनों खदशा होता है कि आपका फास्टिंग आवर्स में ब्लड शुगर लो हो सकता है, और रोज़ा खोलने के बाद ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक कर सकता है। सो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि आप क्या खाएं और किस तरह से खाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि आप बिग मील्स ना लें अफ्तारी के बाद या सहरी पे। यू टेक 2 to 3 स्मॉल मील्स बिटवीन द नॉन फास्टिंग आवर्स, ठीक है जी। और एज विद एवरीबडी मेक श्योर दैट यू टेक अ बैलेंस डाइट, आपकी प्रॉपर हाइड्रेशन हो, 6 से 8 घंटा नींद हो। सहरी पे आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें जो आपको देर तक आपके जिस्म में रहे और आपको आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देता रहे ताकि आपका रोज़ा अच्छा गुजरे। कैफिनेटेड बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी, ये सब सहरी पे अवॉइड करें, बिकॉज फास्टिंग में वाइल यू आर डायबिटिक आपका और भी चांसेस होता है डिहाइड्रेट होने का, और कैफिनेटेड बेवरेजेस आपको वैसे भी यूरिनेशन इंक्रीज़ करके आपको डिहाइड्रेशन और चांसेस इंक्रीज़ करता है। घी तेल की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अफ्तारी पे अवॉइड करें, एंड दैट्स इट। आप खजूर ले सकते हैं, खजूर में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है सहरी में। ओट्स ले सकते हैं जो पॉरिज कहलाता है, दलिया जो होता है, दैट इज़ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छी चीज़ें लें, दवा टाइम पे लें, डू नॉट मिस योर व्हाट यू कॉल डायबिटिक मेडिसिन, एंड डू नॉट, जैसे हम जनरली जब मैं वेट लॉस लोगों को कराती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अफ्तारी के आधा घंटा पहले इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज टू लूज़ वेट, बट दिस रूल डज़ नॉट अप्लाई टू पीपल हु आर डायबिटिक। उनको अपना रोज़े के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सिडेंट्री लाइफस्टाइल ना गुजारें, मतलब ऑब्वियसली एक्टिव रहें, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करें, बट एक्सेसिव एक्सरसाइज की तरफ हरगिज़ ना जाएं, यू नो। सही। अच्छा, एक और जो मसला है डॉक्टर फरहान, वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल है, एंड नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिथ्स रनिंग अराउंड, तेल खाओ तेल ना खाओ, यू नो। मुझे तो लगता है कि हर थोड़े दिनों बाद डॉक्टर्स अपना माइंड बदल लेते हैं कि ये कर लो। सबसे पहले आप बताएं सर कि क्या टेस्ट हैं जो कि किसी को कराने चाहिए, किस तरह अपने आप को स्क्रीन कराना चाहिए, और किन किन लोगों को कराना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो इसका तो एक टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल, जो कि 12 से 14 घंटे की फास्टिंग के बाद कराना होता है। फास्टिंग का मतलब ये कि रोज़े वाली फास्टिंग नहीं है, ये जो है बग़ैर कुछ खाए हुए आपने टेस्ट कराना होता है। यूजुअली जब रोज़े ना हो तो वो आप रात में लोग अपना मील लिया और फिर जाके सुबह जब उठे तो उस वक्त जाके टेस्ट करा लिया। पानी पी सकते हैं बिल्कुल, ये इसलिए मैंने बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि ये अभी मैंने कहा रोज़े वाली फास्टिंग नहीं है। बहुत अच्छा किया। सेकंड चीज़ ये आती है कि एक तो बेसिकली इस तरह से टेस्ट कराया जाता है, और ये अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी की, किसी को स्ट्रोक हुआ है फैमिली में, फालिज का अटैक हुआ है बड़ों में या रिश्तेदारों में, या उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो उनको ये टेस्ट तो शुरू में ही करा लेना चाहिए। अब रिकमेंडेड ये आ रहा है कि 30s में ही कराना चाहिए, कि आपको
30s में पता चल जाए कि आपको ये क्या सिचुएशन है, फिर आप एवरी 3 इयर्स करा सकते हैं। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, तो डॉक्टर्स की बेसिकली ना देखिए बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है ऑन ऑयल्स एंड घी और ये फैट्स और जो डाइट्स आ रही हैं, देयर आर ऑलवेज ग्रुप ऑफ पीपल एंड देयर आर डिफरेंट स्टडीज़ गोइंग ऑन, तो ये टेलर मेड होना चाहिए। और जैसे जैसे आपने बात की ना, देखिए 2 चीज़ों के बारे में मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ। एक चीज़ ये है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए टू बॉडी, ये इंडिविजुअल्स के हिसाब से वो आपको डाइट प्लान बताते हैं, इट्स नॉट अ जनरल रूल्स नहीं बन सकते अब। दूसरा, लोगों को एक बड़े लोगों की मैं बड़ी फ़नी बात है कि अगर आंखें ख़राब होती हैं तो वो ऐनक पहनते हैं, दिल में कुछ मसला होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पेट में मसला है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन अगर जहनी प्रेशर्स है या डिस्टर्ब्ड हैं या डिप्रेशन है तो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ ये दोनों फील्ड जो हैं, न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, और एक थर्ड है फिजिकल थेरेपी एंड रिहैब। फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पेन किलर्स लेते रहते हैं, नेक में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में दर्द हो रहा है और वो नी में दर्द हो रहा है, एंड दे कीप ऑन टेकिंग पेन किलर, जिससे उनको फिर अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, दूसरे मसले शुरू हो जाते हैं, और वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं जो कि एक्सरसाइज करके वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके वो प्रॉब्लम को मिटिगेट कर देते हैं। तो ये 2-3 बड़ी इग्नोर्ड फील्ड्स हैं। आई थॉट आपका प्रोग्राम इतना पॉपुलर है तो ये अपॉर्चुनिटी दी जाए बताने। थैंक यू सो मच। ऑल राइट नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, ये जानेंगे कि अगर आपके हाई कोलेस्ट्रॉल्स आ जाते हैं तो क्या आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर फरहान ईसा और डॉक्टर बाज़गा बैठे हुए हैं और इन लोगों से बातचीत हो रही है डायग्नोस्टिक्स के बारे में और खाने पीने के बारे में। जिस तरह हम अज्यूम करते हैं, अभी डॉक्टर फरहान ने कहा कि अगर आपका लेट्स अज्यूम आ जाता है लिपिड प्रोफाइल बहुत ख़राब, आपको पता है कि आपका आप हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको सहर अफ्तार कैसे करनी चाहिए? देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल में तो अगर जैसे अगर आपका सबसे पहले आपको प्री रमज़ान असेसमेंट ज़रूर करवानी है, अपने स्पेशलिस्ट के पास, अपने फिजिशियन के पास आपको जाना है, आपने उनसे पूछना है कि देखें एम आई फिट फॉर कीपिंग द अफ्तार। एक्चुअली इन अ लॉट ऑफ केसेस, इन अ लॉट ऑफ रिसर्च, पीपल विथ हाई कोलेस्ट्रॉल इज़ एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम फास्टिंग, you know, because it gives them an opportunity to change their lifestyle. बेसिकली हाई कोलेस्ट्रॉल हमारी सोसाइटी में आजकल इसलिए भी इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। लोग इतने सेडेंट्री लाइफस्टाइल कर रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इनएक्टिव, गाड़ी में गए गाड़ी में आ गए, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, एंड रॉन्ग ईटिंग इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स बेसिकली, कि इतना ज़्यादा प्रोसेस फूड, घी तेल वाली चीज़ें, ऑर्डरिंग आउट, ईटिंग आउट, ऑल दीज थिंग्स। सो अगैन you can use Ramzan as an opportunity to change your lifestyle and make your cholesterol level better. और cholesterol, डॉक्टर ईसा would be knowing it, कि cholesterol level ऐसा नहीं होता कि आपने 15 दिन आपने किया अच्छा से अपना lifestyle change और आपका 15 दिन में cholesterol जो है सही हो गया। It requires time, it requires like a good 4 to 6 months to show its effect। जब आप अपने आप को change कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है cholesterol को। It's a long मतलब journey, long journey, but a fruitful one. Exactly, fruitful yeah. one. So you should use it as an opportunity to change your lifestyle. अच्छा डॉक्टर ईसा, मेरा अगला सवाल आपसे है कि कोई टेस्ट होते हैं, बिकॉज indigestion and heartburn has become really common. Are there any tests that you recommend for people who suffer from this problem? देखिए, सबसे पहले तो जो है हार्टबर्न को ना इसको सीरियसली लेना चाहिए। रीज़न बीइंग कि हमारी जो नर्व्स हैं, जो हार्ट, जो स्टमक के अल्सर्स को या जो एसिडिटी की जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं और हमारे हार्ट के, वो वेरी सिमिलर हैं। तो सबसे पहले तो रूल आउट कराना चाहिए। जब भी किसी को हार्ट बर्न हो रहा है तो कहीं उसको अंजाइना तो नहीं हो रहा जिसको वो हार्ट बर्न समझ रहा है, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर लेट्स से कि वो हार्ट बर्न ही है विच इज़ बिकॉज क्या एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और वो जलन सी महसूस हो रही है, जो बहुत कॉमन है। और ये क्यों सबसे ज़्यादा कॉमन है? क्योंकि वजह ये है कि जो लोग ओवर वेट होते हैं तो वेट में फ़ैट जो है ना वो स्टमक को दबाता है, एसिड ऊपर आने लगता है। स्ट्रेस, हमें हर एक को हर चीज़ का स्ट्रेस हो गया है, वी वांट मोर, एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। मैनी रीजंस अटैच टू इट, और ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो गई है ये चीज़ कि जलन हो रही है और हमेशा खाने के बाद। फिर स्पाइसी फूड है, ऑयली फूड, डाइट पैटर्न सही नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है खाना खाने का, ओवर ईटिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिक्स हो जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों को अफेक्ट करती है। टेस्ट के बारे में आते हैं तो वही देन अगेन, तो अगर रेगुलर हो रहा है तो फिजिशियन को दिखाना चाहिए।
लोग क्या करते हैं, एंटासिड्स लेना शुरू कर देते हैं। ऑल दीज मेडिसिन जो हम लेते हैं, अगर वो अनड्यू हैं या एक्सेसिव हैं या लॉन्ग टर्म ली जाती हैं, वो या तो हमारी लिवर पे असर करती हैं या किडनीज़ पे असर करती हैं। सो इट्स नॉट कि वो सिर्फ एसिडिटी एक कंपोनेंट नहीं है, पूरी बॉडी एज अ होल है, होलिस्टिकली देखना होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर फिजिशियन को देखते हैं, फिजिशियन एक टेस्ट कराता है, कभी कभार हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का टेस्ट कराता है, क्योंकि कि अब ये डायग्नोस हुआ है बहुत सारी बीमारियां जो है ना, कैंसर्स तक जो हैं, वो अब ये कहा जा रहा है कि ये जरासीमों की वजह से हो रहे हैं। तो जो पेट का है वो हेलिकोबैक्टर कहलाता है। इसी तरह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर की कॉज करता है। तो अब ये बहुत ज़्यादा डायग्नोस ये चीज़ें आ रही हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है कभी देखने के लिए, डॉक्टर्स जो हैं वो एंडोस्कोपी कराते हैं इन जस्ट इन केस के क्रॉनिक प्रॉब्लम हो रहा है, कि वो कैमरा डाल के अंदर से देखते हैं कि अल्सर तो नहीं है। तो एसिडिटी लॉन्ग टर्म जब रहती है तो वो अल्सर की तरफ जाती है, या फिर वो लेटर ऑन कैंसर की तरफ भी जा सकती है पेट के। सो यू नो, तो वी नीड टू हैव अ सीक्वली, हमें क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती तो हमें पता नहीं होता कि कितना रेलेवेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है कि इसको एड्रेस किया जाए। अब जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी ऐसी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो कि जो है वो एसिडिटी को बड़ा काउंटर एक्ट करते हैं। रॉ बादाम बहुत हेल्पफुल है, कलौंजी बहुत हेल्पफुल है, ठंडा मिल्क बहुत हेल्पफुल है, लौंग बहुत हेल्पफुल है, गार्लिक, अदरक और लहसुन जो हैं ये भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। सो यू नो, उल्टे हाथ पे अगर हम सोते हैं तो तब भी एसिडिटी कम हो जाती है। खाना अगर हम पीस मील्स ब्रोकन करके छोटे छोटे स्मॉल मील्स खाते हैं, उससे भी बड़ा हेल्पफुल होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा सिर्फ मेडिसिन के ऊपर नहीं सोचना चाहिए, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू हाउ टू गेट इट डन। Right. Basga, if you can add to that. Yes, please. As Dr. Farhan said कि ये acidity और heartburn इतना common problem है society में, it's not taken seriously, you know. It should definitely be taken seriously. और basically रमज़ान में इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप रोज़ा खोलते हैं, then you binge eat. आप एकदम से इतना बड़ा मील ले लेते हैं, इतना ज़्यादा एकदम से इतने शॉर्ट टाइम में खा लेते हैं, तो होता क्या है कि प्रेशर बिल्डअप होता है स्टमक में, और जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो द वाल्व बिटवीन द स्टमक एंड द फूड पाइप, यू नो, एसोफेगस, तो वो रिलैक्स होके द एसिड, गैस्ट्रिक एसिड का रिफ्लक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न होता है। तो प्लीज़ एकदम से इतना ज़्यादा मत खाएं, 2-3 छोटे छोटे मील लें, आहिस्ता आहिस्ता लें। और अगर आपको ऑलरेडी हार्ट बर्न का प्रॉब्लम है, इफ़ यू ऑलरेडी टेकिंग एंटासिड्स एज मेडिसिन, make sure that you don't forget to take them at sehri, or you know. Absolutely. Thank you so much. आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जाते जाते एक क्विक ब्रीफ मैसेज व्यूअर्स को देते जाएं। मैं ये कहूँगा कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। जो है वैक्सीनेशन जो है ना, बहुत सारी बीमारियों को प्रोटेक्ट करती है, और कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं। जिन्होंने नहीं लगाई, बूस्टर है नहीं लगाया, तो ज़रूर लगाएं। और अभी जो है वो 24 to 30 जो है वो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक आ रहा है। जिनके छोटे बच्चे 2 साल से कम हैं, उनको 12 एंटीजन्स की फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट लगा रही है, वो ज़रूर लगवाइए। सही। आई वुड से कि आप हमेशा दवा पे रिजॉर्ट नहीं करें कि आप दवा बस खा लेंगे, ये हो गया दवा खा लेंगे। मेक श्योर दैट यू चेंज योर लाइफ स्टाइल फर्स्ट, यू चेंज योर ईटिंग पैटर्न, योर ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज करें, आप लाइफ स्टाइल को चेंज करें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। प्रिवेंशन इज़ डेफिनेटली बेटर देन क्योर, इज़ डॉक्टर फरहान पुट इन। तो आप इस तरह करें कि आपको दवा की ज़रूरत ही ना पड़े, आप पहले से ख्याल रखना शुरू करें रादर देन के जब प्रॉब्लम हो जाए। तो ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हमारी अगली मेहमान हैं, और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, बातचीत हो रही है कि हम लोग किस तरह रोज़ा रख सकते हैं अगर आपको छोटे छोटे मसले मसाइल हों, छोटे छोटे नहीं, खैर बड़े बड़े मसले मसाइल हों। तो चलते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील, नेचुरोपैथ भी हैं, एस्थेटिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल है? ठीक ठाक। मुझे बताएं कि अब हम लोग अभी बात कर रहे थे, पहले डॉक्टर फरहान भी आए हुए थे, डॉक्टर बास्का भी आई थी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, ये बड़ी कॉमन हो गए हैं। यस। और अब ऑब्वियसली एट द सेम टाइम रोज़ा रखने का किसको दिल नहीं चाहता। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर कोई रोज़ा रखना चाह रहा है, तो आज आपके पास, उन्होंने अभी डॉक्टर फरहान भी कह के गए थे, बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज़ हैं।
तो नेचुरल रेमेडीज़ क्या हैं जो कि हम अपना सकते हैं? ठीक है, अच्छा देखो अरुण, ऐसा है कि नेचुरल रेमेडीज़ बहुत सारी हैं, हम अपनी इनके साथ अपनी मेडिकेशन को जारी रखते हैं, लेकिन ये हमें सपोर्ट करती हैं हमारी अगर हार्ट का मसला है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल खासकर, और फिर डायबिटीज़, खासकर डायबिटीज़ के ऊपर जब हम जाते हैं तो फिर पेशेंट जो है वो रोज़ा रखने के मतलब उसके अंदर बहुत कमज़ोरी हो जाती है और उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो रोज़ा रख सके। कुछ चीज़ें ऐसी अगर उसको रेगुलर इस्तेमाल करते रहें तो वो रोज़ा बहुत आसानी के साथ रख सकते हैं और कहना चाहिए कि वो टाइम उनका बहुत आराम से गुजर जाएगा। मतलब वो फास्टिंग का जो पीरियड है उनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम डायबिटीज़ से शुरू करते हैं पहले। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं कि सिर्फ रमज़ान में नहीं, इसको पूरा साल आप अपना रूटीन बना के रख सकते हैं तो काफ़ी हद तक जो है चीज़ें कंट्रोल भी हो जाती हैं और क्योर होने के चांसेस भी होते हैं। इससे कि डायबिटीज़ को हम नहीं कहते कि एकदम से क्योर नहीं हो सकता, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे पहली जो चीज़ है डायबिटीज़ के लिए मैं बताऊं कि मेरे पास रखी भिंडी रखी है, हर घर में मौजूद होती है। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है। रियली? यस। और इसको तो रूटीन में खाना चाहिए, सिर्फ खाने का तरीका ख़ास इसका है। अब ये आपने भिंडी इसको पहले वॉश कर लिया, इसमें कुछ नहीं काटेंगे, सिर्फ इसको जो है आपने लाइक इसके बीच में से इस तरह से स्लाइस करना है, बिल्कुल इस तरह से, मतलब वैसे नहीं काटना है इसको। और ये जो है आपने रात को पानी में भिगोनी है, बस इसका काटने का तरीका यही है। ठीक है, तो लंबाई में काट के पानी में बिल्कुल लंबाई में इसको काट के, तकरीबन 3 अदद भिंडी बहुत होती है, 3 से 4, एक गिलास पानी में या 1 कप पानी में आपने ये भिगो के रख दिया रात को। सुबह उठ के जो है आपने ये पानी पीना है। ये पानी पियेंगे भिंडी आपकी निकलेगी, पानी बिल्कुल सुबह तक बिल्कुल चिकना लेसदार पानी हो जाएगा। ये पानी आप पी लीजिए और भिंडी को आप फेंक दीजिए या उसको वैसे बाहर डाल दें या बना भी सकते हैं। अच्छा, ये आपने रोज़ाना पीना है। इसके 15 से 20 मिनट के बाद आपने कोई भी चीज़ खानी है। तो ये जो डायबिटीज़ जिनका बहुत अप एंड डाउन रहता है शुगर लेवल, ये उसको कंट्रोल करेगा और बहुत वो फील करेंगे कि जी बहुत लेवल तक कंट्रोल हो गया है। उनको इसमें परेशानी नहीं आएगी। इसी तरह से डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं उनको कड़ी पत्ते का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। 10 पत्ते रोज़ाना उनको खाने हैं, चबा के खा लें, उसका कहवा बना लें, उसको उसकी चटनी बना लें, उसको किसी खाने में डाल लें, लेकिन 10 पत्ते उनका रूटीन होना चाहिए कड़ी पत्ता। ओके। अच्छा, दूसरा आसान तरीका ये बताऊँ, कड़ी पत्ता और तेज़ पत्ता, ये दो बेलीफ हर घर में मौजूद होता है। इसका कहवा बना के रोज़ाना 2 कप पी लें। कभी भी उनको एकदम से अप एंड डाउन की शिकायत नहीं होगी। ओके। और अपनी मेडिकेशन साथ साथ जारी रखें। तो अगर उनको पत्ता और कड़ी पत्ता का जो कहवा है मिक्स करके बनाएं। मिक्स करके लाइक आपने जो है एक पत्ता जो है ये आपने इस साइज़ का पत्ता लिया और तकरीबन 8 से 10 पत्तियाँ आपने इसकी डाली कड़ी पत्ते की। इसको तकरीबन 2 कप पानी में आपने उबलने रख दिया। जब 1 कप पानी रह जाएगा तो उसको आप छान लें और ये आप पी लीजिए। अच्छा, इसके अलावा अगर बहुत से लोग कहते हैं कि टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है या टाइम नहीं मिल रहा या नहीं पी रहे हैं, तो इसको जो है अपनी ग्रीन टी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ओके। और ये भी नहीं करना तो सिंपल आपने ये जो तेज़ पत्ता है इसका पाउडर बना लीजिए। इसका पाउडर बना के ½ टीस्पून दिन में 2 बार आपने रेगुलर खाना है। ये और भी आसान है। यानी कि आसान तरीके भी बहुत सारे हैं अगर आपने कहवा नहीं पीना है। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा हींग आपने सुना होगा, बड़ी स्मेल होती है लेकिन ये बेशुमार बीमारियों का इलाज है। बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक हर मसले का हल इसमें से निकल आता है और शुगर के लिए इतनी इंतहाई इफ़ेक्टिव है। सिंपल करना क्या है कि आपने करेले का जूस लेना है 1 कप, उसमें 1 चुटकी हींग डालनी है और दिन में 1 दफ़ा इसको कंज्यूम करना है। और अगर करेले का जूस मुश्किल लग रहा है, एलोवेरा जेल लीजिए। करेले का जूस वैसे मुश्किल लग रहा है, सच्ची बात है। करेला बहुत अच्छा है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। मगर उसका जूस पीना आदत हो जाती है। वैसे मीठे लोगों तो जिनको ज़्यादा मिठास जिनके अंदर उनको कड़वाहट चाहिए होती है। अच्छा। तो इस वजह से करेले का जूस उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। एलोवेरा जेल है, इसका 1 चमचे में एक ज़रा सा पिंच आपने हींग डालना है, उसको खा लेना है। ठीक है। अगर करेले आप ताज़ा एलोवेरा जेल निकालें, फ्रेश एलोवेरा जेल, ठीक है। बोतल नहीं खाना है तो फ्रेश एलोवेरा जेल होना चाहिए। आपने एक पत्ते के अंदर से 1 चमचा निकाला, उसको वॉश करने के बाद आपने ज़रा सी हींग डाली, उसको निगलना है, उसको चबाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तो स्लिपरी होता है। बिल्कुल। और ज़्यादा है कि अगर नहीं खाना है तो उसका भी जूस बहुत अच्छा बन जाता है। एलोवेरा जेल आपने लिया, उसको 1 गिलास पानी में डाला, उसको ब्लेंडर में डाला, थोड़ा सा पुदीना डाला, कड़ी पत्ता डाला, हींग डाली और उसको ब्लेंड कर लिया, लेमन जूस डाल के उसको पी लिया। अच्छा। वो आपको प्यास भी नहीं लगेगी, आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी और आपका जो है ना शुगर लेवल वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन कम से कम ये तमाम चीज़ें 3 से 4 महीने करनी है और शुगर लेवल चेक करते रहना है और अपनी मेडिसिन कतई नहीं छोड़नी है। सही। हमारे साथ एक कॉलर भी है, मुमताज़ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रूजा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो आपको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो मुमताज़। खैर मुबारक। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी मैं दूंगी। जी।
कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने का मुमताज़। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। आई होप आपका रोज़ा अच्छा गुजरे और आप मज़े की अफ्तारी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी उम्मे राहील, मुझे ये बताएं कि आपने हमें एक दफ़ा फिर से ज़रा बता दें कि आपने क्या क्या 3-4 आपने रेमेडीज़। मैंने भिंडी का बताया, पानी में भिगोना है, सुबह रात को भिगोना है, सुबह पीना है। सेकंड जो चीज़ है कड़ी पत्ता, तेज़ पत्ता, इन दोनों का कहवा बना के आप इस्तेमाल कर लें, या कड़ी पत्ता वैसे खा लीजिए और तेज़ पत्ते का पाउडर बना के ½ टीस्पून ट्वाइस अ डे आपने खाना है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि आपका हींग मौजूद होती है, हींग आप ले आइए, 1 कप करेले के जूस में थोड़ी सी हींग डालनी और ये आपने पी लेना है। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो एलोवेरा जेल फ्रेश, उसके साथ 1 स्पून के साथ 1 पिंच जो है हींग आपने कंज्यूम करनी है वंस अ डे। और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रही हैं। और इसमें से वो पेशेंट जिनका जेनेटिक है या ओवरवेट होने की वजह से डायबिटीज़ है तो वो क्योर भी हो सकती है। मैं सिर्फ 2 की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि जेनेटिक जो होता है जैसे कि वो बच्चों में शुरू हो जाती है, जैसे कि फैमिली के अंदर मौजूद होती है, या जो ओवरवेट होते हैं उनका भी इशू होता है। तो जब वो वेट कम करते हैं तो वैसी चीज़ें कंट्रोल होना शुरू होती हैं। अगर वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनका वेट भी कम होगा और डायबिटीज़ इंशाल्लाह क्योर हो जाएगी। मतलब उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों पर मेडिसिन पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और लाइफ टाइम उनको मेडिसिन नहीं लेनी होंगी। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। उम्मे राहील हमारे साथ रहेंगी और भी बहुत सारे मुफीद टोटके बताएंगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और पोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी मेहमान डॉक्टर उम्मे राहील मौजूद हैं। बड़े मज़ेदार किस्म के हमें टोटके बता रही हैं नेचुरल रेमेडीज़ के, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू कॉम्बैट एंड हेल्प वेरियस एलिमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगली जो मेरा सवाल है, डायबिटीज़ आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिया, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, यस, दोनों लिंक हैं। बिल्कुल। और मतलब कोलेस्ट्रॉल है और हाई बीपी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही आसान चीज़ें हैं। मतलब सिर्फ आप घर में खाने पीने के अंदर चेंजेस कर लें, आपके जो स्पाइसेस है उसको इस्तेमाल का तरीका आ जाए तो ये चीज़ें दोनों कंट्रोल हो सकती हैं। ठीक है। पहली चीज़, हमारे पास मेथी दाना मौजूद है, हर घर में होता है। ये बेस्ट है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, उसके बाद बीपी के लिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लिए और ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका तरीका क्या है? इसको आपने, आसान तरीका तो ये होता है कि आपने 1 चमचा रात को पानी में भिगो दिया और सुबह निहारमो इसका पानी पी लिया। ये डायबिटीज़ वाले भी कर सकते हैं, उनकी डायबिटीज़ कभी भी रेज नहीं करती और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है। दूसरा ये कि इसका ½ टीस्पून दिन में 1 बार आपने इसका पाउडर खा लेना है गर्म पानी के साथ। ठीक है। तीसरा जो इसका होता है कि इसका जो है आपने कहवा बना लिया, वही कड़ी पत्ते के साथ। कड़ी पत्ता भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है, लहसुन, अदरक हर जगह मौजूद होता है और खाना इसके बगैर बनता ही नहीं है। 3 जवे लहसुन के रोज़ाना खाना शुरू कर दें जिनको भी कोलेस्ट्रॉल का इशू है। अच्छा, उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वॉक करें और ये अपना लहसुन खाना शुरू कर दें। ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ आपने अदरक का जो है कहवा पीना है। अच्छा, अदरक का तरीका ये होता है कि इसको बहुत ज़्यादा आप नहीं खाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो मोशन लग जाएंगे, तो इसको एक लिमिट में आपने इस्तेमाल करना है। या तो इसमें आपने एक टुकड़ा जो है इसका अपनी चाय में, ग्रीन टी में डाल लिया, या कोशिश करके आपने जो है इसका चबा के खा लिया है, या कोई भी चीज़ खा रहे हैं, सालन है कोई, उसके ऊपर स्लाइसेस करके डाल दिया तो वो आपके खाने में आ जाएगा। सही। ये कोलेस्ट्रॉल को आपका नॉर्मल करता है। इसमें पैक्टिन मौजूद होता है, इंजीर, ये खाते रहना चाहिए। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, आपकी आर्टरीज को क्लियर करता है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर लहसुन खा रहे हैं तो किस टाइम पर खाएं? बेस्ट टाइम जो होता है इसका मॉर्निंग का होता है, सुबह का होता है। नाश्ते मतलब अगर वैसे तो सुबह खा लें, 2 चबा के खाने चाहिए और उसके बाद 15 मिनट के बाद नाश्ता कर लें। लेकिन अगर किसी को ऐसे खाने में जहर सी बात है, इसकी एक स्मेल है तो वो लोगों को बुरी लगती है, तो उसको हल्का सा फ्राई करके और रोटी या पराठे के साथ इसका एक निवाला बना के खा लें तो वो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सही। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, फिरोज़ा सखर से। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ा, कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपको और आपकी पूरी टीम को रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। हमारे परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाना, या अल्लाह हमारी छोटी छोटी इबादत को कबूल फरमाना, हम पर अपनी रहमत का साया रखना। शौक़ इबादत में सजदा कोई ऐसा अदा हो जाए, गुनाहों से बख्शिश की खुदाया दवा हो जाए। कैसे ठहर सकता है फिर मुकाबिल कोई, जब हम अल्लाह के और अल्लाह हमारा हो जाए।
आमीन। और रोज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़िरोज़ा आपका कॉल करने का, थैंक यू सो मच, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। जी उम्मे राहील। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, बहुत आसान, और यूँ समझ लें कि अगर उसको आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो 1000 बीमारियों का एक इलाज है। उसमें क्या है, अमरूद के पत्ते लेने, अमरूद के पत्ते आराम से मिल जाते हैं, हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन अमरूद के पत्ते जो है आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़, इसके लिए तो अक्सीर है, जैसे हम लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं अक्सीर, मतलब इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसमें हम डालेंगे अपना तुलसी के पत्ते और चंद पत्ते डालेंगे आम के। 4 पत्ते अमरूद के लिए, 4 या 2 पत्ते अमरूद के लिए 4 से 5 तुलसी की पत्तियाँ ली और 2 पत्ते आम के ले लिए। इनका आपने कहवा बनाना है, मतलब 1.5 कप पानी में डाल के इतना पकाएंगे इन तीनों पत्तियों को कि 1 कप रह जाएगा। उसमें आप थोड़ा सा, अगर शुगर का इश्यू नहीं तो थोड़ा सा शहद मिला लें या कोई भी अपना स्वीटनर ऐड कर लें, लेमन जूस डाल सकते हैं, और ये आपने सुबह और शाम पीना है। यूँ समझ लें कि आपका हार्ट का कोई मसला है, आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, या आपको इंटरनल कोई और इशू है, या आपको बहुत वीकनेस है, आपकी हड्डियाँ जवाब दे रही हैं, आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं, ये बेस्ट आपका टॉनिक है। ज़बरदस्त। ये आपने ट्वाइस अ डे पीना है। ये अच्छा मर्द और औरतों दोनों के लिए बेस्ट है। ये ख़वातीन के भी बेतहाशा इशूज़ है जिनको ये रिजॉल्व करते हैं। ज़बरदस्त। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, उम्मे राहील से जानेंगे और भी टोटके फॉर स्मॉलर इलनेसेस। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफर्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर उम्मे राहील मौजूद हैं और बता रही हैं हमें नए मज़ेदार किस्म के टोटके दैट यू कैन डू एट होम। आप उसको खुद घर पे बासानी बना सकते हैं टू सॉर्ट ऑफ कॉम्बैट एंड हेल्प यू नो द वेरियस इलनेसेस जो कि आपको हो सकती है बीमारियाँ। अच्छा, अभी आपने हमें कोलेस्ट्रॉल के और हाइपरटेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें लहसुन भी था, अंजीर भी थी, मेथी दाना भी था, और आपके पास कोई और रेमेडी है? बिल्कुल। एक्चुअली होता है कि जब बहुत यंग बच्चे, यंग एज में 22-23 साल की उम्र में जब बच्चों को होता है, लड़कों को लड़कियों को हाई कोलेस्ट्रॉल, तो वो माएँ बड़ा परेशान हो जाती हैं, और वो बच्चे जो इन तमाम चीज़ों पे नहीं जाते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ है कि तरबूज के बीज आराम से मिल जाते हैं। बिल्कुल। तरबूज के बीज लेके आपने 1 गिलास पानी पका के खूब खौला के उसमें तरबूज के बीज डाल देना और पानी चूल्हा बंद कर देना है। उसको ढक दीजिए। जब वो ठंडा हो जाएगा, बस ये पानी दिन में आपने सुबह दोपहर शाम 4 दफ़ा, सुबह दोपहर शाम रात 4 दफ़ा पीना है। तकरीबन हाफ कप पी लीजिए, 1 गिलास है या उससे भी कम कर लें, लेकिन दिन में 4 दफ़ा 1 गिलास पानी कंज्यूम करना है। ये बहुत तेज़ी के साथ कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है और बीपी को तो फौरी तौर पे कंट्रोल करता है। ज़बरदस्त। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, वो क्वेश्चन पूछा था ना आपने? बिल्कुल पूछा था जी, उसका आंसर है हजरत खदीजातुल कुबरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का मिसेस अस्कर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। हम लोग उम्मे राहील से बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के मशवरे ले रहे हैं, टोटके बता रही हैं वो हमें। जी, तो ये हम लोग तरबूज के बीज हमने 4 दफ़ा कंज्यूम करना है इसका पानी। 1 गिलास पानी आपने बनाया है और 1 गिलास पानी एक पूरे दिन में 4 हिस्सों में ख़त्म करना है। अच्छा, 1 गिलास पानी को 4 हिस्से कर देना है? जी। अच्छा, तो जैसे 4 आप गिलास नहीं पी रहे, एक ही गिलास बनाना है आपने, 4 दफ़ा 4 दफ़ा। जैसे लाइक मेडिसिन आपने इसको इस्तेमाल करना है कि जैसे 4 गिलास है 200 ml होता है, तो समझे आप 50-50 आपका जो है ml हो गया। सही, मतलब 2-2 मोटी बस तकरीबन चौथाई का आराम से बनेगा। सुबह दोपहर शाम रात, तो वो बहुत तेज़ी के साथ जो है ना कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कंट्रोल करता है, खासकर कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी के साथ कम करता है। अच्छा, बीपी के अंदर अभी तो हम लोग हाई बीपी की बात कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों का लो भी होता है। लो भी होता है और वो बहुत होता है एकदम से आप डाउन हो जाते हैं और बिल्कुल तबीयत गिर जाती है। सबसे आसान है, आपने नींबू पानी जिसे कहते हैं, लेमन और सिकंजबीन जिसे कहा जाता है, वो बना के पी लीजिए। थोड़ा सा आप काला नमक ज़बान पे रख लीजिए, और उसके अलावा जो है आप जो अपने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें से किसी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। आप कोई भी सबसे बेहतर जो है वो ये है कि चीनी, नमक और नींबू, इसको आपने मिला के पी लेना है। कॉफ़ी आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, फौरी तौर पे कॉफ़ी आप पिला दें तो बीपी बढ़ जाएगा। और इसके साथ 1 से 2 अंडे बॉयल करके खिला दें। ज़बरदस्त। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मिसेस अली, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, हजरत खदीजातुल कुबरा।
और मैं चाहूंगी अगर मैं विन करूंगी तो मैंने अपनी सास को वॉच गिफ्ट करूँ, अगर मैं विन करूँ, इट्स नो प्रॉब्लम। मेरी सास की बर्थडे है। ओह वाओ, तो मतलब मैं चीटिंग करूंगी कुछ सरप्राइज, वो अभी डॉन न्यूज पे। आई विशिंग योर सास, मिसेस अली की सास को हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। आई होप दैट यू हैव अ वंडरफुल डे एंड व्हाट अ लवली बहू यू हैव, जो कि आपके लिए जीतना चाहती हैं तोहफा। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का मिसेस अली। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी, मिसेस कामरान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस कामरान बात कर रही हूँ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस कामरान, आज के सवाल का जवाब देंगी? मैं एक्चुअली पहले वॉकीज का गिफ्ट हैम्पर विन कर चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरी जी। अच्छा, आज का सवाल जो है आप उमेराहिल से सवाल पूछना चाहती हैं? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जिन्हें प्रॉब्लम होती है, जिनको सर के दर्द की, जो इंतहा का सर का दर्द होता है, और अगर रोजे की हालत में हो, क्योंकि स्टार्ट बहुत हल्का हल्का सा होता है ये, उसके बाद शिद्दत पकड़ता है, तो अगर हमें सहरी में फील हो के हमें यानी ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो हम क्या ऐसी रेमेडी करें कि हम इसको कंट्रोल कर लें? क्योंकि बाज दफा पेन किलर जो होती है ना, जो टैबलेट्स हम यूज करते हैं पेन किलर्स की, तो वो भी असर नहीं कर रही होती हैं, तो उसके लिए कोई रेमेडी बताएं। आई नो, ये वाकई में बड़ा, वैसे आप बड़ी अच्छा आपने सवाल पूछा। आई एम ग्लैड कि आपने कॉल किया। जी उमेराहिल। अच्छा, पहली बात है कि अगर रोज़े में ज़ाहिर सी बात आप कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते आप रोज़े की हालत में, तो एक तो लेवेंडर ऑयल थोड़ा सा सूंघ लीजिए और कनपट्टी पे, टेम्पल्स पे लगा लीजिए, ठीक है, और अपने पिलो पे भी लगा लें, लेटेंगे बहुत सुकून आएगा, आराम मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अंगूठा है इसको आपने प्रेशर देना शुरू कर देना है, सीधे हाथ का उल्टे हाथ का, दोनों दब रहे हैं अगर आप देखें तो, ठीक है। और अगर नहीं, ये भी इससे भी आसान बताऊँ, रबर बैंड लेके आपने यहाँ पे रबर बैंड बांधना, जैसे हम बचपन में बांधते थे, ये नाखून जो है आपका नीला पड़ जाएगा, ठीक है, और उसको फिर एकदम से निकाल लेना है, दर्द फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। ओह वाओ, क्या ज़बरदस्त टिप है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, मैं भी करूँगी, ये तो बड़ी मज़ेदार टिप है। और अगर रोज़ा नहीं है उस पर तो आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गर्मी की वजह से तो आप लौकी या कद्दू है उसका टिंडे, जो भी चीज़ सब्ज़ी इस तरह की मौजूद है, लौकी कद्दू या टिंडे, उसका एक स्लाइस लेके सर पे मसाज करें तो गर्मी का दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक चुटकी नमक, BP हाई नहीं होना चाहिए, ज़बान पर रखें और गर्म पानी पी लें, तो भी सर का दर्द फौरी तौर पे ख़त्म होगा। अगर उससे भी सही नहीं होता, 2 अदद काली मिर्च एक इधर दबाएं दाढ़ के अंदर, एक इधर दबाएं और थोड़ा सा प्रेस करें, और उसके ऊपर 1-2 घूंट गर्म चाय के पी लें। चाय ख़त्म होने से पहले पहले वो दर्द ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, ये क्या ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने हमें टिप्स दिए हैं। आई होप कि आपके लिए कोई ना कोई वर्क कर जाए। अमेजिंग किस्म के टिप्स हैं। नहीं, इसलिए कि सबके पीछे साइंस है, और ये पॉइंट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का, आपका सर का पॉइंट है। अगर आप इसको प्रेशर देते हो तो ये जाके रिलीफ देता है आपको यहाँ पे, तो पूरी बॉडी के आपके पॉइंट्स हैं। तो ये आपका सर का पॉइंट है। आपका ब्रेन में कोई मसला आ रहा है, आपके गर्दन में कोई दर्द है तो पीछे से, अगर सर के ऊपर दर्द है तो ऊपर से, ये हिस्सा पूरा सर का है। तो इसको आपने जब ट्रीट करना है तो इट मीन्स आप अपने हेड को ट्रीट कर रहे हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, हार्ट बर्न एक बड़ा एक ऐसा मसला है कि, और रोज़े की हालत में जब डिकार आते हैं ना, तो बस दिल चाहता है कि ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब वो ऊपर जलते हुए आते हैं, बहुत लोगों को आते हैं, एंड क्या उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे आसान जो चीज़ है रोज़े की हालत में जो कि रूटीन में इस्तेमाल करनी चाहिए, वो 3 चीज़ें आप रूटीन में रख लीजिए। सौंफ, इसमें पुदीना और अदरक, इसका कहवा बना के शाम को पी लीजिए इफ्तार के बाद। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग होती है, बिल्कुल मैदा जल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो रेवन खताई एक हर्ब होती है, इसका सफ़ूफ पाउडर बना के रख लें। ये जो है 1 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और पी लीजिए। 1 गिलास पियेंगे आप इफ्तारी के वक्त, 1 गिलास आप पियेंगे सहरी पे। 5-6 दिन पियेंगे, आपकी बर्निंग ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, जैसे फ्राइड आइटम्स इतने खा रहे होते हैं हम लोग, तो ये जो सौंफ, पुदीना और अदरक, इसका कहवा रूटीन में बना लें कि रात को जैसे आपने इफ्तारी कर ली है और इफ्तारावी के बाद या सोने से पहले 1 कप पीना है, आपने लाजमी पीना है, तो ये आपको हार्ट बर्निंग भी नहीं होगी, आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपने ओवर ईटिंग की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अब मगर बहुत सारे लोग, उमेराहिल ने बाय द वे बहुत पोलाइटली बोला कि आप अगर खा रहे हैं, कोशिश सबसे पहले ये कि मुँह पे ताला लगा लें, इतना ना खाएं ना फ्राइड आइटम ना खाएं, है ना। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली ऐसा अरूज कंट्रोल भी नहीं होता है।
एक ही महीना तो आता है। अब वो एक महीने में ज़्यादा खा लें, कोई बात नहीं, कोई नहीं, चले कावा बना के पी लें इस महीने। देखेंगे उसके बाद। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की आएंगे। उम्मे राहिल कहीं नहीं है, हमारे साथ ही हैं, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर उम्मे राहिल मौजूद हैं और बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के हमें टोटके बता रही हैं फॉर मैनी बीमारियाँ। उम्मे मुझे ये बताइए कि अभी आपने हमें एसिडिटी और हार्टबर्न का एक तो कहवा बताया, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, उसके अलावा जो है सबसे आसान सी जो चीज़ है, मैंने आपको एक कहवा बताया, दूसरा मैंने कहा रेवंत खताई। रेवंत खताई का जो है, जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग होती है, बेल्चिंग होती है, उनके लिए रेवंत खताई बेस्ट चीज़ है। आपने सिंपल करना क्या है कि रेवंत खताई का पाउडर जो है एक पिंच, एक चुटकी, सिर्फ 1 गिलास पानी में डाल के सुबह शाम पीना, इफ्तार पे और सहरी पे पी लें। ठीक है। फौरी तौर पे आराम आना शुरू होता है, लेकिन 21 दिन कर लें तो आपको बहुत सुकून आ जाएगा, इस तरह की कोई कैफियत होगी ही नहीं। दूसरी चीज़ जो है आपके लिए बेस्ट है अपना इसबगोल की भूसी। अच्छा, इसबगोल की भूसी या चिया सीड्स जो है इस्तेमाल करें। अगर आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, इसको दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं, दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो तरीका इसका ये होता है, अगर हार्ट बर्निंग के लिए, बेल्चिंग के लिए, उसके लिए, स्टमक के लिए कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा पानी में घोल के थोड़ा सा लेमन जूस या जो भी आप जूस इस्तेमाल कर रहे हैं, शरबत, वो इसमें ऐड कर लें और इसको जो है आप पीना शुरू कर दें। 2 गिलास लाजमी पिएँ दिन के। ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। अगर सहरी पे कर रहे हैं तो इसको जो थोड़ा सा दही में मिला के जो है आपने खाना शुरू कर देना है। और जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, उनके लिए बेहतर है कि 1 कप दूध के अंदर थोड़ा सा चिया सीड्स और थोड़ा सा जो है इसबगोल डाल के रख दें। सुबह तक ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाएगा। उसमें जो भी आपके फ्रूट्स हैं, जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहें, आपके नट्स हैं या आप ओट्स हैं, वो करके आपका एक बोल बन जाएगा, वो अपने नाश्ते में खाना है। सही। तो ये आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएगा, ये तमाम कैफियत आपकी नहीं होगी। अच्छा उम्मे राहिल, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग कच्ची लस्सी कहते हैं कि वो एसिडिटी में काम आती है, क्या ये वाकई में? बिल्कुल, कच्ची लस्सी जिसे कहा जाता है वो बहुत फ़ायदा देती है। मिल्क एंड वाटर। हाँ, मिल्क एंड वाटर, और वो बहुत फ़ायदा देती है। इसके अलावा जो है आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी, एक और चीज़ बताऊँ कि पानी के अंदर शहद डाल के ये पीना शुरू कर दें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन इसका बेस्ट टाइम जो है रात सोते वक्त है। अच्छा। रात सोते वक्त जो है लास्ट जो चीज़ आपने लेनी है, थोड़ा सा गर्म पानी लेना, उसमें थोड़ा सा शहद डालना और ये आप पी लीजिए, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। दूसरी चीज़ है कि आपने दालचीनी लेनी है, दालचीनी का पाउडर बना के इसको शहद में मिला के रख लें और इसको जो है ज़रा सा ज़बान पे लगा के इसे चाटना है दिन में 2 बार 3 बार, तो ये भी इस चीज़ से आपको महफूज रखता है। या थोड़ा सा पानी में या चाय में मिक्स करके उसको पीना शुरू कर दें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि उनकी जो एसिडिटी होती है वो रात को ज़्यादा होती है, जो जलन होती है सीने, और पूरी रात बहुत सारे लोग बहुत सो नहीं सकते हैं बिकॉज, और तकिए लगा रहे पीछे, नेक्स्ट लेवल सीन ऑफ हो जाता है काफ़ी लोगों का। तो वो लोग इतने ज़्यादा क्रॉनिक मसले में हैं, वो लोग क्या करें? देखिए, पहले तो उनको रात का खाना बहुत जल्दी खाना है, बहुत हैवी खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा कार्ब्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करने। पहली चीज़ जो है, नॉर्मली होता है कि बहुत लेट आपने खाना खाया तो वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम करेगा। तो आपने खाना जो है हमेशा थोड़ा सा अर्ली खाना है, ये आपने लाजमी। दूसरे जो चीज़ है बहुत आसान सी बता दूँ कि खाना थोड़ा जल्दी कर लें, टाइम आराम से मिल जाता है, उसका कहवा बना के पी लें, फौरी तौर पे खाना हज़म हो जाएगा और हार्ट बर्निंग रात भर के लिए जो है वो नहीं होगी। उसके साथ साथ जो है कि रात को आपने 1 कप पानी, गर्म पानी के अंदर शहद मिला के लाजमी पीना है, ये आपको बहुत सुकून देगा। और अगर आपने लेट खाना खाया तो आपने कम से कम आधे घंटे की वॉक करनी है, उसके बाद आपने बेड पे जाना है। अच्छा, उससे पहले आप नहीं जाएंगे। मतलब कि फौरन वो जो खाकर हैवी ड्यूटी रात को खाते हैं ना लोग, हमारे तो ये एक ट्रेडिशन है कि रात की जो दावतें होती हैं वहाँ पे मतलब सब मुर्गन मुसल्लम किस्म के खाने बहुत ज़्यादा हैवी वाले खाने होते हैं, और फिर ज़ाहिर से उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। अगर आप खा के 1 घंटे के अंदर ही लेट गए और आपने वॉक नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं की, तो वो फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग भी होगी, आपकी एसिडिटी भी बढ़ेगी और आपको बहुत हैवी हो जाएगा, तो वो आपके लिए नुकसानदेह। फिर वही कोलेस्ट्रॉल और बीपी सब उसी से शुरू होता है। ओके, अच्छा, एक और रेमेडी है, मैं आपसे सारी की सारी वो वाली रेमेडीज़ भी पूछ रही हूँ जो कि कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हल्दी, दूध और शहद, ये कॉम्बो जो है बहुत लोग बनाते हैं, और रमज़ान में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बना रहे होते हैं, और मतलब कि बस ये पी लो, रमज़ान के अंदर रोज़े रखते हैं। इससे क्या होता है, कोई फ़ायदा है क्या? जो पी रहे हैं उनसे पहले पूछना पड़ेगा पी क्यों रहे हैं।
देखिए हल्दी दूध बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। हल्दी दूध शहद और हड्डियों के दर्द के लिए, थकन के लिए, कमज़ोरी के लिए बेस्ट है। लेकिन हल्दी दूध शहद कभी भी ऐसे फ़ायदा नहीं देगा। एक्चुअली हल्दी के अंदर एक एंजाइम होता है जो करक्यूमिन कहलाता है। आप उसको डालेंगे दूध के अंदर और आप हल्दी दूध पी रहे हैं, आपको चोट, अल्लाह ना करे किसी को चोट लग गई है कि फ़ायदा होगा। मम्मियाँ ज़बरदस्ती पिलाती हैं। हाँ तो बिल्कुल, हल्दी दूध पी के सो। और ताकत के लिए, और इसके लिए आपको ताकत आएगी, बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी। लेकिन खाली हल्दी को दूध में डाल के आप उसको ज़ाया कर रहे हैं, वो 1% भी आपकी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंचाती। अगर उसमें थोड़ा सा आपने घी या बटर मिला लिया उस हल्दी के अंदर, थोड़ा सा, वो चिकनाहट जो है वो करक्यूमिन निकालती है और फिर वो आपकी बॉडी का पार्ट बनाती है। और आप उसको पी के देखें, और आप 10 गिलास पी लें आपने दूध हल्दी के और सिर्फ 1 गिलास वो पी के देखें, आपको फ़र्क नज़र आएगा साफ। ओके, तो हल्दी दूध के अंदर थोड़ा सा बटर या घी डालना चाहिए, लाजमी डालना चाहिए। वो चिकनाई जो है वो आपको करक्यूमिन निकाल के रिलीज़ करके आपकी बॉडी का पार्ट बनाती है, वरना तो वो सीधा सीधा पेट में जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा। अच्छा, तो अगर 1 कप दूध है, लेट से उसमें आधा टीस्पून हल्दी है, तो कितना बटर डालें? अच्छा, उसका तरीका आसान सा ये है कि आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून हल्दी ली, 1 टेबल स्पून आपने बटर या असली घी ले लिया, इसको मिक्स करके रख लिया। अच्छा, इसको ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। इसको बना के आप स्टोर कर दें। आपने 1 कप दूध में ज़रा सा आधा चमचा बहुत है, हाफ़ टी स्पून डाल लिया। आफ्टर डिलीवरी जो है माएँ बच्चों को पिलाती हैं, बहुत ज़रूरी होता है, पीना चाहिए उनकी ताकत के लिए। हाफ़ टी स्पून जो है 1 गिलास के अंदर या 1 कप के अंदर बहुत होता है। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं। उसमें आप शहद भी डाल सकते हैं। आपका आने का, उम्मे राहील, और इतनी सारी चीज़ें बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। एज ऑलवेज यू नो यू आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। कुछ जाते जाते मैसेज देना चाहेंगी नाज़रीन? कुछ भी नहीं, सब कुछ खाइए लेकिन अपना पेट समझ के खाइए। थैंक यू सो मच उम्मे राहील आने का। मैं आज के विनर्स भी अनाउंस करना चाहती हूँ। हम लोगों ने कुरानदाजी करी है। हमारे साथ फिरोज़ा हैं सक्खर से, जिन्होंने जीता है। मिसेस असगर ने खानेवाल से जीता है और मिसेस अली ने लाहौर से जीता है। आप सब लोगों का कॉल करने का शुक्रिया। आज सब लोगों के जवाब जो थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। जी हाँ, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम हज़रत खदीजा ही था। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कॉल करने का। मुझे और मेरी टीम को फ़िलहाल आज के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।